तो अब तक आपने वेंसडे सीरीज को नेटफ्लिक्स पे देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो हॉन्टिंग ट्यूब पे पूरी एक्सप्लेनेशन पर ये जाके देख लो। ये वीडियो शुरू होते ही सेमलेस प्लग, क्या यूट्यूबर बनेगा मैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा क्योंकि आज की वीडियो में हम वेंसडे के कैरेक्टर्स को जज करने वाले हैं उनके पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पे, साथ ही उनको रेटिंग भी देंगे। तो यहाँ स्पॉयलर्स होंगे, बच के। हाँ, एनीवेज वेलकम टू लोगिनियन, जहां लोग यानी मैं दूंगा वेंसडे के कैरेक्टर्स के पावर्स पे अपनी ओपिनियन। सो वेंसडे सीरीज की बात हो रही है तो सबसे पहले हम वेंसडे एडम्स की ही बात कर लेते हैं। वेंसडे एडम्स किसी भी इंसान को छू के या फिर किसी भी वस्तु को छू के उसके पास्ट और फ्यूचर के विजन्स देख सकती है। अब ये विजन्स गलत भी हो सकती हैं, लेकिन सीरीज में हमने देखा कि मोर ऑफन देन नॉट ये सही ही होती थी। इसका एग्जांपल है कि कैसे वो अपने भाई पग्सली को छू के उसके बुलीज का पता लगा ली, देन टाइलर को जब वो किस की तो वो ये पता कर पाई कि टाइलर ही हाइड है। ना वेंसडे के पास बढ़िया कॉम्बैट स्किल्स भी है, जहां वो 3-4 ग्रोन अप लोगों को इजीली हैंडल कर सकती है। वो काफी स्मार्ट भी है, ऑल्दो सीरीज में वो जिस पे भी शक करती थी कि ये मॉन्स्टर होगा वो नहीं होता था, तो ये स्मार्टनेस वाला पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वेंसडे फिलहाल उतनी मैच्योर नहीं है और किसी कठिन सिचुएशन में वो फंस सकती है, इसीलिए मैं वेंसडे को सी टियर में रखूंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आई नो आप लोग गुस्सा हो रहे कि इतना नीचे क्यों भाई, देखो वीडियो को, आगे पता चलेगा कि दूसरे कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं। नाउ सेकंड कैरेक्टर है वेंसडे की रूममेट एनिड, जिसे इस सीरीज में फर्स्ट कहा गया है। बेसिकली वो एक वेयरवुल्फ है। पूरे सीरीज के दौरान एनिड खुद को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी, मतलब पूरी तरह से नहीं कर पाई थी, लेकिन एंड में वो ऐसा कर पाती है। और जब वो ऐसा करती है तो वो इजीली हाइड से लड़ गई थी। अब ऑल्दो हाइड उसको ओवरपावर किया, बट स्टिल हाइड जैसे मॉन्स्टर से लड़ पाना ही एक अपने आप में अचीवमेंट है। समय के साथ एनिड और भी पावरफुल होती जाएगी, और यही वजह है कि एनिड को हम रखेंगे ए टियर में। अब अगला कैरेक्टर है टाइलर, जो कि अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि वो हाइड मॉन्स्टर है। टाइलर की माँ भी एक हाइड मॉन्स्टर थी और उसे ये मॉन्स्ट्रोसिटी विरासत में मिली। अब हाइड मॉन्स्टर होते तो बहुत ताकतवर हैं, इजीली एस टियर, लेकिन उन्हें कोई और कंट्रोल करता है। बेसिकली उनका मास्टर कोई और होता है। जब हाइड मॉन्स्टर को उनका मास्टर अनलॉक करता है तो वो मॉन्स्टर उसकी ही बात मानते हैं, बेसिकली उसके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। अब सीरीज में ये एकदम क्लियर नहीं किया गया है कि हाइड मॉन्स्टर अपने दिमाग से चल सकते हैं या नहीं। मोरओवर उन्हें याद भी रहता है कि नहीं कि मॉन्स्टर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या कांड किया। तो ये सारी चीजें हाइड मॉन्स्टर की कमजोरी ही मानी जाएगी। आई मीन सिर्फ रॉ पावर के हिसाब से तो हाइड मॉन्स्टर इजीली एस टियर है, लेकिन क्या वो पावर अपने लिए यूज कर भी पाएंगे? इसी क्वेश्चन के कारण मैं उसे एस में नहीं रख पाऊंगा। यार बहुत मुश्किल है यार ये हाइड मॉन्स्टर का या फिर टाइलर का डिसाइड करना। बेटर बी ए टियर। बड़ा मन था यार एस देने का, लेकिन क्या करे, यही देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर गाड़ी कितनी भी तेज भागे उसमें ब्रेक ही ना हो तो एक्सीडेंट ही होगा। एनीवेज अपनी अगली कैरेक्टर है बियांका, जो कि एक सायरन है। अब इस सीरीज के मुताबिक सायरन्स किसी को भी गा कर इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब बियांका की स्पेसिफिकली बात की जाए तो भाई वो कॉम्बैट स्किल्स में ही माहिर है, मतलब लिटरली क्वीन भी है वो, और वो नेवरमोर में भी गा के ही एडमिशन ली थी। वो चूना लगा दिया। सीरीज में हम देख पाए कि वो एक चेन को पहनकर अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाती है। और बियांका के मॉम की बात की जाए तो वो तो लिटरली अपने पावर्स को यूज करके एक ग्रुप बना ली है जहां वो लोगों से पैसे ठगती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक और बात हमें बताई गई कि बियांका की मॉम, जो कि सायरन ही है, उनकी पावर ड्राई आउट होने लग गई है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या एज के साथ सायरन्स की पावर खत्म होती जाती है, या मे बी ये पावर गलत काम करने से खत्म होती हो, या कोई और ही रीजन हो, हमें बताया नहीं गया। यहाँ एक बात जो एकदम क्लियर है कि सायरन्स बहुत ही पावरफुल क्रीचर हैं और वो इजीली बी टियर में टॉप कर जाएगी। ए भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बी ही रखते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल वीम्स। देखो, प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो किसी का भी रूप ले सकती है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग पावर है। अब पावर तो अमेजिंग है, लेकिन इसको यूज करने के लिए दिमाग भी चाहिए, जो कि प्रिंसिपल वीम्स के पास बहुत ज्यादा है। ऑल्दो कॉम्बैट स्किल्स में वीम्स की पावर बहुत हेल्प नहीं करेगी, और हमने सीरीज में देखा भी कि वो कितनी आसानी से मारी गई। तो बेसिकली ये पावर लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अच्छी है, बच निकलने के लिए अच्छी है, लेकिन हाँ, अटैक के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में प्रिंसिपल वीम्स को मिलेगा बी टियर। अब अगला कैरेक्टर है एजेक्स, जो कि एक गॉर्गन है। गॉर्गन्स के पास बेसिकली मेड्यूसा वाली पावर है, जहां उनके बाल की जगह सांप होते हैं, और अगर कोई उससे आई कांटेक्ट कर लिया तो वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। अब मेड्यूसा के केस में वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता था, लेकिन यहाँ कुछ ही समय के लिए होता है, देन वापस ठीक हो जाता है। सीरीज में हम देख पाए कि एजेक्स खुद को ही मिरर में देख के अपने आप को पत्थर में तब्दील कर दिया था, यानी उसकी पावर उस पे भी काम कर जाती है नेगेटिव रूप में। अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, एजेक्स की पावर हमेशा उसकी मदद करेगी। अब चाहे वो कॉम्बैट
कॉम्बैट सिचुएशन हो, भागने का सिचुएशन हो, आई मीन सोच के देखो कितना ही पावरफुल मॉन्स्टर है, वो उसको पत्थर में कुछ देर के लिए तो तब्दील कर ही देगा, फिर वो उसे मार भी सकता है, वहां से भाग भी सकता है, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब एजेक्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो बहुत ही शांत सा अच्छा सा कैरेक्टर था, तो वो भले ही वीक दिख रहा हो लेकिन गॉर्गन स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए हम एजेक्स को रखेंगे ए टियर में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है योको, जो कि एक वैम्पायर है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग सीरीज में वैम्पायर्स के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है, एटलीस्ट अब तक तो नहीं बताया गया। बस हम देख पाए कि योको सनग्लासेस लगाती थी दिन में ताकि सन से उसे इफेक्ट ना हो ज्यादा, तो हम कह नहीं सकते कि वैम्पायर्स को यहाँ क्या क्या पावर्स दिए जाएंगे। नाउ जनरली वैम्पायर्स पावर्स के मामले में एस टियर होते हैं, आई मीन उनके पास उड़ने की ताकत है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, हिप्नोटिज्म, पता नहीं क्या क्या पावर्स होती है। लेकिन क्योंकि सीरीज में अभी तक वैम्पायर्स को ठीक ढंग से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, तो मैं फिलहाल के लिए इसे डी टियर में रख रहा हूं। अब इससे पहले तो मुझे गाली देने लग जाओ, मैं बता देता हूं कि ये टेम्पररी मैं रख रहा हूं, जैसे जैसे सीजन आएगी, पावर्स एक्सप्लोर होगी, हम इस रेटिंग को चेंज करते रहेंगे। तो मे बी सीजन 2 के बाद वेंसडे और योको दोनों एस टियर में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि पावर दिखाया ही नहीं गया, एक्सप्लोर ही नहीं करा गया, तो रखना तो है ही ना कहीं, तो इसीलिए डी में रख देते हैं। अब अगला कैरेक्टर है जेवियर, जिसकी पावर थोड़ी अजीब ही थी। आई मीन उसको ड्रीम्स आती थी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रीम्स सच होती थी। आई मीन किसी चीज की विजन, वो इन ड्रीम्स को पेंट कर देता था। इनफैक्ट वो अपनी पेंटिंग को जिंदा भी कर सकता था, ऑल्दो उसके पास इस पावर का बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं है। सीरीज में हम देख पाए कि जेवियर हाइड की पेंटिंग्स बना दे रहा था, उसके लोकेशन तक को, लेकिन एक बार पेंटिंग से हाइड निकल के उसे नोच भी लिया था। अब हालांकि थियोरेटिकली ये पावर बहुत अच्छी है, लेकिन जेवियर का इस पे कंट्रोल ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैं उसे सी टियर में रखना चाहूंगा। ऑल्दो आई वांट टू ऐड कि अगर वो इसे ढंग से कंट्रोल कर ले तो वो इजीली ए टियर में पहुंच जाएगा। नाउ और फाइनल कैरेक्टर इज यूजीन, जिसका पावर बीज के अराउंड है। हम देख पाए कि वो बीज को कंट्रोल कर सकता है और किसी पे भी ढेर सारे बीज से अटैक करवा सकता है। अब ये पावर ह्यूमंस को रोकने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये मॉन्स्टर को कितना रोक पाएंगे? वेल, डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। मॉन्स्टर बीज से इजीली निकल सकते हैं। साथ ही इस पावर का काट भी बहुत सारा है, तो आई पर्सनली फील कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है यूजीन, तो इसे इजीली हम डी टियर में रख देते हैं। अब इसके अलावा सीरीज में कई और कैरेक्टर्स हैं, जैसे अंकल फेस्ट जो कि उंगलियों से बिजलियां निकालते थे और बिजली वाली पावर थी उनके पास। देन मोट्रिशिया, जो कि अपने कॉलेज टाइम पे एकदम चैंपियन थी हर चीज की। एंड देन गोमिस, जो कि मोट्रिशिया के हस्बैंड है, इत्यादि। लेकिन इनको हम अभी रेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास को भी ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, तो फालतू में मुझे सबको डी टियर में रखना होगा क्योंकि एक्सप्लोर नहीं हुआ। अब आप बोलोगे फिर वैम्पायर्स को क्यों रेट किया? वेल, ये 4 कैटेगरी सीरीज में बहुत ही स्पेसिफिकली बताए गए थे, तो कहीं तो रखना होगा ना उसको, तो इसीलिए उसको जबरदस्ती रेट किया है। अगर नहीं मानना चाहते तो उसको जाने दो, हटा दो, मत मानो। गया। Having said that, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हम इस रेटिंग्स को रिवैम्प करते रहेंगे और जैसे जैसे पावर्स एक्सप्लोर होंगे हम ठीक ढंग से टियर को डिसाइड कर पाएंगे। फॉर नाउ सीजन 1 के बाद मेरी रेटिंग यही है। तो अब आप बताइए कि आप मेरी रेटिंग से कितने सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो भाई यस यस लिखिए कमेंट में, नहीं है तो आप अपनी रेटिंग कमेंट में लिख के बताइए। कमेंट को कम्युनियन कहते हैं ना, क्योंकि वहां आपका ओपिनियन चलता है। साथ ही आप मुझे ये भी बताओ कि आप और ऐसे कौन कौन से सीरीज के कैरेक्टर्स की रेटिंग्स मेरे चैनल पे देखना चाहोगे। एनीवेज, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज। अब तो प्लीज कर लो, 10,000 तक पहुंचना है, बहुत भीख मांगता हूं, कर लो यार। थैंक यू, प्लीज, बाय। I'll see you guys in the next one. Peace out. वेंसडे को सी टियर में रखा हूं ना, बहुत गाली पड़ने वाला है मुझे, लेकिन सोच के देखो तो सच में वो सी टियर ही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है एंड शी वॉज क्वाइट लकी इन द सीरीज। लेकिन हाँ, उसका डांस एकदम एस टियर था। आइडियली मुझे वैम्पायर्स को भी रेट नहीं करना चाहिए था, डी टियर सही नहीं है, लेकिन क्योंकि पावर्स डिफाइंड नहीं है तो क्या करूँ, रेट करना ही पड़ेगा। 4 मेजर थे वो ग्रुप में जो वहाँ नेवरमोर अकेडमी में, तो इसलिए कर दिया। बट मिट्टी डालो उस पर, क्या कर सकते हो।